साथियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो प्रमुख रूप से विज्ञान का जो आपको साझा किया गया प्रश्न पत्र है उसका हल प्रस्तुत किया जा रहा है और ये हल आपके लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से हर प्रश्न के साथ दो चार नए तथ्य जोड़ने का प्रयास किया जाएगा साथियों। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग लेखन सामग्री लेकर के बैठें और नई जो बातें हैं उनको जोड़ते चलें। साथियों ये 61वां प्रश्न है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो साथियों सबसे लंबा सर्प जो है संसार का वो जालीदार अजगर रेटिकुलेटेड पाइथॉन्स जो है ये सबसे संसार का लंबा सर्प है। ये 10 मीटर अर्थात लगभग 33 फीट लंबाई तक का होता है और ये दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। ये विषहीन सर्प है। हालांकि सबसे भारी सर्प यदि आपसे पूछा जाए तो वो ग्रीन एनाकोंडा है और इनकी लंबाई 6.25 मीटर तक होती है। विषैले सर्पों में जो सबसे लंबा सर्प है साथियों वो किंग कोबरा है जो 5.7 मीटर तक लंबाई का पाया जाता है। और ये साथियों इतना अधिक विषैला होता है कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन इतने शक्तिशाली होते हैं कि हाथी को भी मार सकते हैं। तो आप ये पॉइंट लिख लिए होंगे। तो यदि लंबाई की बात करेंगे तो जालीदार अजगर सबसे लंबा है और वजन और विशालता में हरा एनाकोंडा सबसे बड़ा है और विषैले सर्पों में वो साथियों किंग कोबरा वो जो है सबसे लंबा सर्प है। इसके बाद साथियों ये अगला 62वां प्रश्न है। तो यहाँ पे ये जो सही उत्तर है आप उसको टिक कर लें। चौथा विकल्प एग्जैक्ट करेक्ट है इसका, जालीदार अजगर। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 62वां प्रश्न है मित्रों, विश्व में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है। तो ये तो कोई बात नहीं है। फिर दो, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो ये साथियों बिल्कुल सही है कि योग जो है वो लोगों को स्वस्थ रखता है। और ये जो सबसे पहले योग का प्रतिपादन करने वाले महर्षि पतंजलि थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साथियों योग सूत्र। उसमें जो है अष्टांगिक योग जिसमें यम नियम ध्यान धारणा ये सब आते हैं उसके स्टेप्स, उसमें इसका उल्लेख किया है। तो यह लोगों को स्वस्थ रखता है और कोई चीज़ें नहीं है। या भूख बढ़ाता है या खुशियाँ लाता है, ये सब छोटे छोटे काज हो सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट उत्तर साथियों ये ये आपका दूसरा विकल्प एग्जैक्टली करेक्ट है। या लोगों को स्वस्थ रखता है और इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2014 को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसीलिए प्रत्येक वर्ष साथियों वो ये योग दिवस साथियों मनाया जाता है। तो आप कब से प्रारंभ हुआ और किस संस्था ने निर्णय लिया था ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। और साथ में योग के बारे में सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी जिसमें उन्होंने योग का विस्तृत वर्णन किया है। अब अगला पॉइंट है साथियों, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो साथियों चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले एडवर्ड जेनर हैं। आप जानते हैं कि टीका और इंजेक्शन में अंतर होता है। टीका क्या होता है कि रोग के पूर्व रोग की रोकथाम होती है
यानी रोग होने से पूर्व ही हम जो है दुर्बल, जिसके कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसके दुर्बल पैथोजेंस को हम सिरिंज के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं, जिससे क्या होता है कि साथियों शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है और फिर वो प्रबल पैथोजेंस के शिकार नहीं बन पाता है। यानी एक प्रकार का वो इम्यूनाइज्ड व्यक्ति हो जाता है, इम्यूनाइजेशन वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। कुछ और जो टीके हैं साथियों वो आप लोग नोट करते चलें, जैसे बीसीजी का टीका, ये ये जो है कार्लमेट ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। तभी इसका जो बीसीजी का टीका वो क्षय रोग के लिए यानी तपेदिक के बचाव के लिए दिया जाता है। बच्चों को जो है 1.5 माह 2.5 माह और 3.5 माह की अवस्था में ये टीका दिया जाता है। तो ये 3 डोजेज, इसका उद्देश्य कि क्षय रोग से वो बच्चा प्रभावित न हो। तो बेसिलस कार्मेट ग्यूरिन बीसीजी का वो फुल फॉर्म है मित्रों, और इस टीके का विकास करने वाले थे कार्लमेट ग्यूरिन। आप उनका नाम अवश्य लिख लें। इसी प्रकार साथियों पोलियो के 2 प्रकार के टीके होते हैं। एक तो जो है सिरिंज के माध्यम से जो दिया जाता है, जो जन्म के समय पोलियो का टीका लगाया जाता है। और आपने देखा कि भारत में ये जो है एक पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम 1995 से प्रारंभ हुआ था, जिसमें जो है मुखीय टीका, जो ओरल वैक्सीनेशन होता है पोलियो का, तो इसके अलग अलग वैज्ञानिक हैं। आप लोग थोड़ा नोट कर लेंगे कि जो मुखीय टीका विकसित करने वाले थे वो एल्बर्ट सेबी नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1957 में ये मुखीय टीका का विकास किया था और डब्ल्यूएचओ के निर्देश पर भारत में आप जानते हैं कि व्यापक पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम चला और 15 वर्ष जो ये कार्यक्रम चला तो पोलियो मुक्त भारत, तो समझिए कि 2010 में ही पोलियो मुक्त भारत बन गया। लेकिन जो सिरिंज के माध्यम से साथियों टीका दिया जाता है, वो सिरिंज के माध्यम से जो टीका दिया जाता है उसका विकास करने वाले वैज्ञानिक थे वो जॉन सॉल्क। तो आप लोग लिख लेंगे जॉन सॉल्क वो जो सिरिंज के माध्यम से दिया जाने वाला टीका है, और एल्बर्ट सेबिन ने दिया था साथियों वो, आप एक टेबल बना लें कि वो जो है सिरिंज के माध्यम से टीके का विकास किया था। इसमें देखिए एक रोनाल्ड राश का नाम पहले विकल्प से दिख रहा है। तो रोनाल्ड राश साथियों ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रानीखेत उत्तराखंड में सबसे पहले मलेरिया के कारक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर पे पाया जाता है, उसकी खोज की थी। तो मलेरिया के पैथोजन की खोज करने वाले रोनाल्ड रॉस थे। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साथियों वो प्रथम एंटीबायोटिक औषधि यानी प्रथम प्रतिजैविक औषधि, आप लिखते चलिए, प्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले यानी विकसित करने वाले वो साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। और इन प्रतिजैविक औषधियों के विकास हो जाने से ये मानिए कि क्रांति आ गई चिकित्सा जगत में, और मृत्यु दर जो है वो तेजी से घट करके, जहां आजादी के समय मृत्यु दर 48/1000 हुआ करती थी भारत में, वो घट करके समझो इस समय 9 से भी कम है प्रति हजार। तो ये एंटीबायोटिक औषधियों के कारण ऐसा संभव हुआ। साथियों कुछ चीजें आप और एक टेबल बना करके नोट करते चलेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लिखते चले। जो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण करने वाले थे वो
एक दक्षिण अफ्रीकी मूल के वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन बर्नार्ड। आप लिख लें, हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले वैज्ञानिक को वो क्रिश्चियन बर्नार्ड थे। इसके बाद जो है साथियों, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार करने वाले वो पिनकस थे। गर्भ गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उनका विकास करने वाले पिनकस नामक वैज्ञानिक थे। और लिंग हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक वो साथियों स्टेनाज थे। ये पॉइंट आप लोग नोट करते चलें, आगे इनका आपके लिए बड़ा उपयोग रहेगा। तो इसी तरीके से साथियों, जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो डायबिटीज का नियंत्रण करता है, इसके बारे में सबसे पहले जो खोजा था वो बेंटिंग नामक वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि होती है अग्नाशय यानी पैनक्रिया, पैनक्रिया पर पाए जाने वाली लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन का सेक्रेशन साथियों होता है। तो इंसुलिन का सेक्रेशन बताने वाले यही थे। और बेंटिंग ने ही डायबिटीज की समस्या को सबसे पहले ट्रेस किया था और उसका निदान किया था। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट लिख लेंगे। और जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है साथियों, ओपन हार्ट सर्जरी वो वाल्टर लिलेहल नामक वैज्ञानिक ने ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्टर लिलेहल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में आप जानते हैं, जो जर्मनी के डॉक्टर थे, डॉक्टर हैनीमन, हैनीमन के द्वारा ये दिया गया था। तो साथियों, ये टेबल आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। ये चूंकि ये पेपर बहुत सरल है, इसलिए मैं आपको अधिक इसके उपयोग से परिचित कर रहा हूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? Which one of the following is used as a preservative? तो प्रेजर्वेटिव के रूप में साथियों सोडियम बेंजोएट ये प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बेंजोएट वो आपको जो है आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। जैसे आप जो है सिरका आप जब बनाते हैं तो उसमें सोडियम बेंजोएट ही मिला दिया जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, दो तीन जो जो है फूड प्रिजर्वेशन में बहुत उपयोग में आते हैं कंपाउंड। तो इसकी एक टेबल भी मैं बनवा देता हूँ, आप लोग लिखते चले, क्योंकि केमिकल कंपाउंड और उनके उपयोग बहुत पूछे जाते हैं साथियों। ये फिलहाल 64वें का उत्तर, तो ये दूसरा सही है मित्रों। और आप फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट के अतिरिक्त लिखिए बेंजोइक एसिड है। फिर जो तीसरा है साथियों फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड भी वो फूड प्रिजर्वेशन में, और विशेषकर जो आप फलों का जो रस है यानी फ्रूट जूस है वो उसके प्रिजर्वेशन में फार्मिक एसिड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और ये जो आप जो है डिब्बा बंद वो लाते हैं, जो ये कह लीजिए फलों का रस, तो वो एक्चुअली प्रिजर्व किया जाता है फार्मिक अम्ल में। और ये फार्मिक अम्ल साथियों लाल चींटी से प्राप्त किया जाता है। लाल चींटी जैसे आप लोग अपने क्षेत्र में विमता जिसे कहते हैं, उसी को पीस करके बनाया जाता है। और वो यही फार्मिक एसिड, कई बार ये भी पूछा गया है, यही फार्मिक एसिड ही इन चींटियों द्वारा या बिच्छू के द्वारा बड़ी मात्रा में, बिच्छू के ज्यादा इंजेक्ट कर देती है जब डंस मारती है, तो उसी के कारण जो है हमें वो जलन महसूस होती है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों कुछ चीजें जैसे अन्य कंपाउंड्स के यूजेस पे एक मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा 8-10 चीजें और यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सेशन।
ये पॉइंट लिखिए कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं यानी फायर एक्सटिंग्यूजर्स होते हैं, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, अग्निशामक यंत्रों में जो प्रयुक्त चीजें हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार चीजें कई बार पूछी गई, इसलिए मैं आपके साथ विशेष रूप से साझा कर रहा हूं कि ये जो है जो फायर एक्सटिंग्यूजर्स होते हैं, आप तीनों चीजें लिख लें इत्मीनान से कि सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ये फायर एक्सटिंग्यूजर के रूप में प्रयुक्त होने वाले वो केमिकल कंपाउंड है मित्रों। फिर इसके बाद जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यानी यानी HCO3, जो इसे हम क्या कहते हैं साथियों, ये बेकिंग सोडा है यानी खाने का सोडा। छोला आदि को पकाने में या भोजन को जल्दी पकाने में इस सोडियम बाइकार्बोनेट का मित्रों बहुतायत प्रयोग होता है। इसके बाद साथियों जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। एक और कुछ चीजें आप नोट करते चलिए, जैसे जो मैच बॉक्स इंडस्ट्री है यानी माचिस उद्योग है, तो माचिस उद्योग में जो तीली पर वो केमिकल कंपाउंड लगाया जाता है वो साथियों सोडियम क्लोरेट और सीसा का मिश्रण होता है। और जो जो माचिस के सरफेस पर लगाया जाता है वो साथियों लाल फास्फोरस होता है, जिस पर घर्षण करके ताप बढ़ाया जाता है। और जब वो ताप बढ़ता है तो वो तीली जल उठती है। तो इस तरीके से एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए। इसी तरीके से जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो जो है एक एंटीसेप्टिक औषधि, जिसे लाल दवा, बहुत घावों में लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ये एक कीटाणु रहित करने वाला कंपाउंड है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त साथियों एक सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसे हम धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा। तो ये जो धावन सोडा आता है मित्रों, ये तो आप जानते हैं कि जो डिटर्जेंट जितने भी होते हैं वो जो है, चाहे वो डिटर्जेंट केक के रूप में हो या पाउडर के रूप में, उनमें ये धावन सोडा ही बहुतायत वो मित्रों प्रयोग में लाया जाता है। तो इसी तरीके से साथियों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उससे कई कार्य लिए जाते हैं, जैसे अम्लराज, एक्यूरेजिया जिसे कहते हैं, अम्लराज को बनाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है और इसमें कोई भी पदार्थ गल सकता है। ये अम्लराज के बारे में आप लिख लेंगे। एक पॉइंट और लिख लें कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग टूथपेस्ट या दंत मंजन बनाने में इसका प्रयोग होता है और कैल्शियम कार्बोनेट सीमेंट उद्योग में इसका मित्रों सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला पॉइंट आप लिख लें, जैसे जो जिप्सम है साथियों यानी CaSO4 2 H2O, ये और कुछ नहीं बल्कि कैल्शियम सल्फेट का ही जलीय वो मिश्रण है और इसका प्रयोग साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात POP बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो साथियों बनाने में किया जाता है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण थे आपके लिए। और जो है टेबल ये आप इसमें ऐड ऑन करते रहिए और पॉइंट भी मैं और समय समय पर इसमें बढ़ाता रहूंगा। एक पृष्ठ, बड़े पृष्ठ पर एक टेबल बना लीजिए
और उसको आप रिकॉल करते रहिए। अगले उस पे चलते हैं। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है तो एल्कोहल, दही, चीनी और साधारण नमक। तो साथियों, ये जो ईस्ट का प्रयोग होता है वो एल्कोहल के निर्माण में क्या होता है कि साथियों, गन्ने से एल्कोहल बनता है और उसमें इन्वर्टेस, जाइमेज जैसे ईस्ट ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं दूध को दही में बदलने का कार्य करता है वो साथियों, वो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है जो इसका इसके काम में आता है। और चीनी के उद्योग में साथियों उसको जो सफेद बनाने के काम आता है वो बोन चारकोल वो प्रयोग में आता है। और ये साधारण नमक तो आप मानिए कि प्रकृति द्वारा सीधे आपको प्रदत्त है। बस इसमें क्या होता है कि मित्रों जो है थोड़ा इम्प्योर होता है, जो समुद्र से आता है उसमें झींगा टाइप की कई चीजें मिली होती हैं। तो उसको कंपनियां क्या करती हैं, वो उसे ये मानिए कि उसको थोड़ा प्यूरिफाइड कर देती है बस। और जो 1-2 रुपए की कीमत का नमक है जो पहले अब भी आता है, जो अब जानवरों को देते हैं, तो पहले वो जो है कंचड़ा वाला जो नमक आता था वो सीधे वो आप ये मानिए समुद्र से आता था। अब यहाँ पे कंपनियां इससे बहुत अधिक कमा रही हैं और 25-30 रुपए 25-30 रुपए का 1 किलो बेचती है। और इसमें क्या कहती है, उसमें कहती है कि अ, वो वो आयोडाइज्ड नमक बना रही हैं। तो साथियों आयोडाइज्ड नमक, आपको मैं बता दूं कि इसमें आयोडीन जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन मात्र 165 माइक्रोग्राम, यानी सुई अगर किसी आयोडीन में छुआ दिया जाए, जो जितनी आयोडीन लग जाए उतनी ही जरूरत होती है, बहुत कम। और इसकी आपूर्ति सामान्य रूप से जो खाद्यान्न आप खाते हैं गेहूं चावल आदि, तो उससे ही पूर्ति हो जाती है। केवल ये समस्या वहां पर होती है जहां पर साथियों बहुत अधिक मृदा अपरदन होता है। नदियां बाढ़ से ऊपर की जो मृदा है जिसमें आयोडीन होता है उसको खींच ले जाती है। तो वहां पर प्रॉब्लम होती है, वहां घेंघा रोग की समस्या अधिक होती है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करते गए होंगे। अब ईस्ट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ईस्ट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, अगला पॉइंट जो है लिख लेंगे। एल्कोहल इसका तो सही हो गया। अब छठवां प्रश्न है मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी और राइबोसोम वो क्या बनाता है। तो यहाँ पर साथियों हमने एक साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन कराया है। तो उस पे जो है आप माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार एक ऐसा कोशिकांग है जो ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में वो ऊर्जा रिलीज करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें हमने बताया था कि प्रत्येक सेल में जो मानव ह्यूमन बॉडी है उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये जो राइबोसोम होता है इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। अर्थात साथियों ये आपका यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पे और कुछ चीजें जैसे आप जानते हैं कि विटामिन्स विटामिन्स साथियों नाम देने वाले थे
फंक, जबकि सबसे पहले विटामिन्स के बारे में जानकारी देने वाले थे वो हॉपकिंस। तो ये एक नई जानकारी आप क्रिएट कर लेंगे। और विटामिन्स के बारे में विस्तृत आपको बताया गया है कि ये ऐसे पोषक तत्व है जो मेटाबॉलिक सिस्टम में हिस्सा नहीं लेते और जो है ऊर्जा उत्पादित नहीं करते, लेकिन जिनकी सूक्ष्म मात्रा वो विभिन्न रोगों से सुरक्षित रखने के लिए वो आवश्यक होती है। तो यहाँ पे साथियों जो कुल विटामिन्स हैं वो आप जानते हैं कि वो जो है पहले तो आप ये जानते हैं ए बी सी डी और ई तथा के, ये 6 प्रकार की है। और फिर बी का एक कॉम्प्लेक्स है। तो इनके जीव वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं साथियों। तो आप इस तरीके से कुछ अधिक जानकारी नोट करते चलेंगे। और यहाँ पे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखते हैं कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति वो 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। तो यहाँ पर साथियों फ्रीक्वेंसी जो यानी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी लोलक 1 सेकंड में लोलक के दोलनों को बताती है। अर्थात जो सरल लोलक है उसकी आवृत्ति साथियों जो यानी 1 सेकंड में वो 2 बार दोलन करता है। जब 1 सेकंड में 2 बार दोलन करता है तो 16 सेकंड में कितना करेगा, 32। अर्थात इसका जो तीसरा विकल्प है वो साथियों एग्जैक्टली करेक्ट है। तीसरा विकल्प मित्रों एग्जैक्टली करेक्ट है, आप सही कर लीजिए। इसमें सरल लोलक के बारे में पूछा गया है और आवृत्ति वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, n बराबर 1/t। तो ये भी, और आवर्तकाल आप जानते हैं कि एक दोलन में लगा समय वो आवर्तकाल कहलाता है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद साथियों हम लोग चलते हैं 68वें प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि ये जो सोडियम धातु है, पोटेशियम, ये अत्यंत क्रियाशील होती हैं। सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं वो अत्यंत क्रियाशील होती हैं और ऑक्सीजन से मिल करके ये जलने लगती हैं। यहाँ ये आप इसलिए क्या करते हैं कि साथियों सोडियम को मिट्टी के तेल में, आप लोग पॉइंट ये महत्वपूर्ण नोट करते चलिए, सोडियम को हम सभी मिट्टी के तेल में मित्रों सुरक्षित करते हैं ये ताकि वो निष्क्रिय बना रहे। अदरवाइज वो यदि थोड़ा भी ऑक्सीजन के संपर्क में यदि आ जाएगा तो उससे वो जलने लगेगा। तो सोडियम में होता है, पोटेशियम इससे भी ज़्यादा क्रियाशील होती है। एक पॉइंट और, ये मैग्नीशियम भी दिया है, मैग्नीशियम भी हल्का जलता है लेकिन उतनी तेज लौ इसमें मित्रों नहीं होती है जितनी की जितनी साथियों सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं में ये दिखता है। तो हवा के संपर्क में आने पर ये जलने लगती हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन के साथ ये तेजी से प्रतिक्रिया करते। सोडियम को हम मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, जबकि मैग्नीशियम भी हवा में जलता है लेकिन कम तीव्रता से और कम चमकदार। तो यहाँ बेस्ट जो आंसर है साथियों ये सोडियम रहेगा। आप इसको टिक कर लें।
और इससे जुड़े जो तथ्य हैं मित्रों वो भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर साथियों क्रियाशीलता का क्रम कई बार आया है, इसलिए आप लोग जो इनका क्रम जरूर याद रखें। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे पहले तो साथियों पोटेशियम है, फिर सोडियम है, यानी फिर जो है कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, तब एल्युमिनियम है। आप ये क्रम लिखते चलेंगे। आप लिख लीजिए, सबसे अधिक है पोटेशियम, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, तब जिंक है साथियों, तब आयरन है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई यदि अभिक्रिया हो रही है, जैसे आप जिंक सल्फेट को अब आयरन नहीं रिप्लेस कर सकता, लेकिन जब एल्युमिनियम क्रिया करेगा तो वो जिंक को रिप्लेस कर देगा। तो ये साथियों कई बार पूछा गया है, इसलिए धातुओं की सक्रियता की श्रेणी आप ऊपर से बिल्कुल क्रमशः याद रखें के यानी कैल्शियम Mg, Al, जिंक, Fe, तब लेड है, और तब हाइड्रोजन है। साथियों हाइड्रोजन वो दो प्रकार की प्रकृति रखता है। हाइड्रोजन वो समूह एक में भी है और वो हाइड्रोजन ग्रुप में भी है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो इसलिए हाइड्रोजन, फिर कापर। अब आप जैसे कहा जाए कि भाई कापर सल्फेट से जिंक की अभिक्रिया करे तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि जिंक ऊपर है, ये कापर को रिप्लेस कर देगा मित्रों। इसी प्रकार कापर के नीचे मरकरी। अब कापर सल्फेट को मरकरी नहीं कर सकता है Hg, या सिल्वर नहीं कर सकता है Ag, नहीं कर सकता। इसी तरीके से Au जो गोल्ड है साथियों, वो सबसे कम निष्क्रिय होता है, और यही कारण है कि गोल्ड जो है बहुत समय तक वो वैसे ही अपनी चमक बनाए रखता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। ये अत्यंत उपयोगी विषय वस्तु आपके साथ साझा की गई है। अब एक अगला क्वेश्चन साथियों, ये यद्यपि इससे पूर्व भी आपने देखा था, इससे पूर्व के पेपर में रिपीटेड प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो साथियों ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है। ये मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड वो एक ये कह लीजिए प्रति अम्ल है, एंटी एसिड। जब जो है बहुत ज्यादा एसिडिटी साथियों बढ़ जाती है, तो उस समय इसका जो है प्रयोग किया जाता है, और इसके इसे इसीलिए कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और इसका प्रयोग करके वो मित्रों एसिडिटी की जो समस्या है वो बहुत हद तक हल हो जाती है। तो आप लिख लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मित्रों वो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, का बहुतायत वो प्रयोग वो होता है एसिडिटी की समस्या को दूर करने के लिए। इसका बहुतायत मित्रों प्रयोग होता है। तो ये इससे पूर्व हमको लगता है 2024 के जो सीटेट एग्जाम में ये चीज आई है, तो ये एक प्रकार से रिपीट किया है। अर्थात आप तो इन चीजों को बेहतरी से अगर दिमाग में सेट करके चलेंगे तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अभी जैसे धातुओं की क्रियाशीलता का एक प्रश्न मैंने देखा कि लगभग हर एग्जाम में आ रहा है, तो वो आप जरूर सोडियम यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये क्रम जरूर वो आप लोग नोट रखेंगे, जिससे वैसा प्रश्न बिल्कुल आपका न जाए। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। इसको ये प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेहतर प्रयोग होता है।
अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? which one of the following gases burns with pop sound? तो साथियों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अत्यंत क्रियाशील है, और इसकी क्रियाशीलता के कारण ही क्या होता है मित्रों कि वो पॉप की आवाज तेजी से आवाज करती है, और उससे वो जलती है पॉप करके। यानी पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? वो साथियों हाइड्रोजन, जो जलने पर एक छोटी सी आवाज करती है और अपनी पहचान बताती है। ये एक हल्की नीली लौ के साथ जलती है, और इस ध्वनि के कारण हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता चलता है। जैसे जब धातुएं अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो यह गैस उसी समय निकलती है। एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि जब धातुएं अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करती हैं, तो उस समय हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो वो पॉप एक आवाज, एक साउंड करती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो साथियों, आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इसको सही कर देते हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। इसके बाद साथियों, अगला 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से असंपर्क बल के उदाहरण हैं? तो साथियों, असंपर्क बल के उदाहरण को देखते हैं हम लोग। असंपर्क बल यानी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो साथियों, आप देखिए कि इसमें भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो एक असंपर्क बल है मित्रों। वो कैसा बल है? एक असंपर्क बल है। आप इसे नोट कर लेंगे। ये एक असंपर्क बल है, और असंपर्क बल में यहाँ पर साथियों चुंबकीय बल भी एक संपर्क बल है, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे ये पॉइंट, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है मित्रों। ये इसके विकल्प के हिसाब से गलत है, क्योंकि जो अ, असंपर्क बल वो बल होते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो which act without physical touch। ये इंक्लूड कौन कौन से हैं? ग्रेविटी है, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, आप लिखते चले। जो नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं वो ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं, और इसी के साथ जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, यहाँ तक कि जो उत्प्लावन बल है और सरफेस टेंशन भी, वो आप ये कह सकते हैं कि वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो जो है ये आपके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कोई कांटेक्ट जोड़ ले, जबकि ये मैस्कुलर फोर्स जो होता है, ये जब हाथ से कोई वस्तु आप उठाते हैं तो मैस्कुलर फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर साथियों 1 और 3 विकल्प सही होगा, और इसलिए आप यहाँ पर 1 और 3 विकल्प आप याद रखें। 1 है यहाँ पे जो दिया नहीं गया है, इसलिए आप केवल ये इतना याद करें कि ये 1 है, और दूसरा जो है 3 है। 3 ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। तो 1 और 3 विकल्प सही रहेगा। अगला पॉइंट हम लोग 72वें प्रश्न पे चलेंगे। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है मित्रों? तो अभी चर्चा हो रही थी कि जो डायबिटीज या मधुमेह रोग है मित्रों, वो इंसुलिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और
जो बहुत काहिल लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि पैनक्रिया इनएक्टिव होने लगता है और उनके जो है लैंगरहैंस की आइलेट्स हैं, वहाँ से वो सेक्रेशन इंसुलिन का वो कम होने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो रक्त का ग्लूकोज है वो साथियों वो पाचित नहीं हो पाता, और जब रक्त का ग्लूकोज पाचित नहीं हो पाता तो वो मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जब बिल्कुल ग्लूकोज का पाचन नहीं होता तो ऊर्जा आपूर्ति बाधित होती है, और डायबिटीज के मरीज को अचानक झटके लगते हैं, अचानक आप गिर पड़े, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसको तुरंत इंसुलिन के वो टेबलेट दिए जाते हैं। पहले साथियों इंसुलिन सिंथेटिक तरीके से नहीं बनता था, और वो सुअर के पैनक्रिया से निकाल करके वो रखा जाता था, और मरीजों को, डायबिटिक जो मरीज थे उनको दिया जाता था। लेकिन अब ये सिंथेटिक तरीके से संभव है, और अब तो जो क्रॉनिक डायबिटिक होते हैं लोग, तो उनको भोजन के पूर्व वो खुद ही इंजेक्शन लगा के भोजन करते हैं साथियों। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में अभी एक जगह और चर्चा आई थी कि इंसुलिन हार्मोन मित्रों, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले थे बेंटिंग, और बेंटिंग ने ही डायबिटीज के कारण और उसके निदान के बारे में बताया था मित्रों। इसके बाद साथियों ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, गले में पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि वो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, और ये उपापचय जो मेटाबॉलिक सिस्टम है शरीर का, उसको ये नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन। तभी जो बहुत लोग, कोई मोटा हो जाता है, कहे थायराइड चेक करा लो, थायराइड चेक करा लो, क्योंकि वो मेटाबॉलिक सिस्टम वो डिस्टर्ब होता है इसके कारण। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो साथियों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबके पाचन में सहायक होता है। अब एक देखिए एड्रेनलिन के बारे में भी थोड़ा लिख ले। एड्रेनलिन जो होता है हार्मोन, वो साथियों वो एड्रेनलिन ग्रंथि जो हमारे गुर्दों के सिरों पर स्थित होती है उससे स्रावित होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है कि शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। बहुत पूछा जाता है साथियों कि जैसे क्रोध और उत्तेजना, भय के समय ये रिलीज होता है, और जब रिलीज होता है जैसे शरीर में कंपन उत्पन्न होना, रोगों का खड़ा हो जाना, और कोई व्यक्ति समझ लो अचानक शेर दिख जाए तो क्या करेगा, ये एड्रेनलिन हार्मोन वो सेक्रीट कर जाएगा, और वो शरीर को इतनी ऊर्जा दे देगा कि काऊ कभी जीवन में पेड़ पे न चढ़ा हो, वो काऊ पेड़ पे चढ़ जाए और अपने जीवन की रक्षा कर ले। तो आपात स्थिति जो इमरजेंसी पीरियड होता है, उस समय ये एड्रेनलिन हार्मोन साथियों सेक्रीट होता है। और एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि एड्रेनलिन हार्मोन का को कहा जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। बहुत बार पूछा गया मित्रों, आप लोग लिख लें, एड्रेनलिन हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और ये कहने मतलब जब काज अगर खत्म हो जाए, उसका तो अचानक निष्क्रिय भी हो जाता है, यानी अगर शेर चला गया तो फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा व्यक्ति, तो इसीलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। एक देखो थाइमोसिन हार्मोन, ये साथियों ये वक्ष भाग में पाए जाने वाली थाइमस ग्रंथि, ये जो है थाइमस ग्रंथि से उत्सर्जित होता है, और ये थाइमोसिन हार्मोन वो रक्त के निर्माण में सहायक होता है मित्रों। तो ये क्या होता है कि थाइमस और जो ग्लैंड होती है वो एक अवस्था के बाद स्वयं जो है विलुप्त हो जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाइमस ग्लैंड जो है वो साथियों जो वक्ष भाग में पाई जाती है, वो 55 से 60 वर्ष की अवस्था में वो स्वतः विलुप्त हो जाती है। इसीलिए जो 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति चाहे जितना स्वस्थ हो,
उससे ये अपेक्षा की जाती कभी वो रक्तदान न दे, नहीं तो नया रक्त साथियों नहीं बनेगा। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? इंसुलिन। ये आप ये सही कर ले। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। आपका ये सेशन जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये पेपर चूंकि बहुत सरल था, इसलिए यहाँ पे आप ये मानिए कि आ, ये आपके लिए और अधिक उपयोगी साबित हो, इसलिए आपको आ, जो है अन्य पॉइंट भी नोट कराए जा रहे हैं साथियों। अगला साथियों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम उत्पाद आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादों में आपको मालूम है कि भाई डीजल पेट्रोल डीजल, जेट ईंधन, एलपीजी, किरोसिन तेल, ये गैस ईंधन जैसे डामर, प्लास्टिक और इसके बाद जो है दवाइयाँ, कीटनाशक, ये सभी जो है वो आ, इसके उत्पाद हैं। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी का तेल तो है ही है साथियों, और ये कहिए कि ये जो गैस ईंधन ये सीएनजी, वो उन्हीं क्षेत्रों में साथियों पाया जाता है जहाँ पे पेट्रोलियम होता है। इसके बाद साथियों ये पैराफिन मोम, मोम भी साथियों एक वो बाई प्रोडक्ट है। मोमबत्तियों, पॉलिश और पैकेजिंग में जो प्रयोग होता है, ये भी एक बाई प्रोडक्ट है। ये बिटुमेन, यद्यपि इसमें इनको, और बिटुमेन उसे कहते हैं जो डामर के साथ कंक्रीट मिला करके सड़कों पर डाला जाता है। तो उस दृष्टि से तो भाई डामर भी उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन कंक्रीट चूंकि नहीं है उसमें। ये इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया है, तो आप इस तरह चौथा बाहर कर दीजिए। ये बिटुमेन में डामर यद्यपि बाई प्रोडक्ट है मित्रों, लेकिन ये कहिए कि इसमें कंक्रीट नहीं है बाई प्रोडक्ट पेट्रोलियम का मित्रों। तो ये चौथा विकल्प इसको सही कर लीजिए। अगले उस पे हम लोग चलेंगे। रेड डाटा बुक काहे का रिकॉर्ड रखती है? तो साथियों ये इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो रेड डाटा बुक वो रिकॉर्ड रखती है जो जो है विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं, ये उनके उससे जुड़ा होता है। और ये रेड डाटा बुक जो है पब्लिश करता है वो जो विलुप्त प्राय प्रजातियां क्या साथियों, इसमें एक ये क्लियर कर ले, जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इसमें इंग्लिश में क्लियर हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियां, पहला सही है इसमें। ये एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारी एक संस्था है आईयूसीएन, आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है जो ये दिखाता है कि कौन कौन से स्पेसीज वो संकटापन्न हैं। जैसे भारत में एक समय था कि वो गिद्ध जो है वो संकटापन्न प्रजाति में आ गया था। उसके पीछे कारण साथियों ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये था कि जानवरों में एक डाइक्लोफेनेक औषधि का प्रयोग हो रहा था ज्वरनाशी औषधि के रूप में या पीड़ानाशी औषधि के रूप में। औषधि का नाम भी बहुत पूछा गया, डाइक्लोफेनेक, आप लोग लिख लेंगे। तो डाइक्लोफेनेक का प्रयोग पशुपालक बहुतायत करते थे, और जब जो है जानवर मर जाता था, यानी वो रोग से पीड़ित होते हुए मर जाता था, तो उसके पार्थिव शरीर को ये गिद्ध और चील खाते थे। तो उससे क्या होता था कि वो साथियों वो वो जो है मरने लगे, और
संकट आने लगा। इसलिए दुनिया से और भारत में भी आपको बता दूं कि वो डाइक्लोफेनक नामक वो औषधि साथियों वो बंद कर दी गई है। तो अपने प्राकृतिक आवास में एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, प्राकृतिक आवास में कितने दिनों तक कोई जीव न दिखे जिसे रेड डाटा बुक में शामिल किया जाए। तो ये पॉइंट भी आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि प्राकृतिक आवास में कितने समय तक यदि वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए साथियों आईसीवी आईयूसीएन ने इसे 50 सालों तक प्राकृतिक आवास में न देखे जाने पर उस प्रजाति को साथियों वो कहा जाता है कि विलुप्त प्राय प्रजाति। आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि उसे जो है यदि अपने प्राकृतिक आवास में कोई जीव वो 50 साल तक न दिखाई दे तो उसे हम कहेंगे विलुप्त प्राय प्रजाति है, वो विलुप्त हो गई है। तो और संकटापन्न है शायद 2 वर्ष के लिए यदि लगातार उसको नहीं देखा जा रहा है उसके प्राकृतिक आवास में, तो कहा जाएगा कि वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आप रेड डाटा बुक एक्चुअली वो इंडेंजर्ड प्रजातियों के लिए है और जारी कौन करता है, आईयूसीएन नामक संस्था जारी करती है मित्रों। और ये आपके मैंने बताया कि भारत में जो है चील और गिद्ध एक समय, यद्यपि अब तो डाइक्लोफेनक औषधि पर नियंत्रण हो गया है तो अब ये इतनी बड़ी समस्या नहीं रही। तो अगला पॉइंट साथियों, जूते के सोल को असमतल बनाया जाता है कि एड़ी वाला भाग देखो ऊपर उठा दिया जाता है थोड़ा और वो आगे जो तलवों वाला भाग नीचे कर दिया जाता है। तो इसके पीछे साथियों एक साइंस है। वो इसके लिए क्या है कि जूते को और मजबूती देने के लिए, ये तो सही है, फिर जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व या घर्षण यानी फ्रिक्शन से संबंधित है, तो घटाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन जो है। और ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है इसमें साथियों, ये तीनों सही है, इनको पूछना चाहिए निम्नलिखित में कौन एक कारण जूते के सोल असमतल बनाने का नहीं है। तो यहाँ पे नहीं के सेंस में ये जड़त्व घटाने के लिए नहीं, बाकी 1 2 3 साथियों बिल्कुल सही है। यहाँ पे नहीं वाला अगर लगा लेंगे तो ये जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का लाइफ भी बढ़ाने के लिए, मजबूती भी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं के सेंस में आप इसका उत्तर देंगे। अब आगे पॉइंट साथियों अगला है, अगला प्रश्न है 76वां मित्रों, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है। तो साथियों आसुत जल जो होता है वो एक शुद्ध जल होता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होगा मित्रों वो एक शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल है तो उसमें जब भी जो है विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो आयन यानी आयोनाइजेशन है तो कोई भी कंपाउंड ही नहीं होगा। ऐसे जो सामान्य जल होता है उसमें बहुत सारे लवण होते हैं या सोडियम क्लोराइड ही है, तो जैसे ही जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो सोडियम और कैल्शियम क्लोराइड में आयन बट गए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यहाँ पे ये समझिए कि वो आसुत अगर प्योर आइडियल है तो समझ लीजिए उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो यह विद्युत का सुचालक नहीं, यह एक विद्युत रोधी है, इट इज एन इंसुलेटर, यह विद्युत का कमजोर चालक है। तो ये एज ए इंसुलेटर कार्य करेगा, इसमें साथियों दूसरा विकल्प
बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। यदि आइडियल वो डिस्टिल्ड वाटर है तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज न होने के कारण उसमें आयोनाइजेशन नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कल ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, तो उसमें आप देखिए कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा, तो साथियों न्यूनतम सीमा नहीं होती बल्कि अधिकतम सीमा होती है कि अगर ओवरफ्लो ऑफ करंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है, भाई फ्यूज उड़ जाएंगे, या अगर आपके फ्यूज मजबूत लगे हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हैं। कल मैंने बताया भी था कि फ्यूज में जो है 63% का टिन होता है और 37% शीशा का एक मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। उनका साथियों गलनांक कम होता है। जैसे ही ओवरफ्लो किन्हीं कारणों से करंट का होता है तो वो फ्यूज गल करके नष्ट हो जाते हैं और हमारा घर जो है, हमारी घर की वायरिंग वो साथियों सुरक्षित हो जाती है। तो यहाँ पे न्यूनतम की तो कोई बात ही नहीं, न्यूनतम धारा से मतलब नहीं। हाँ, ये सही है कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होनी चाहिए, नहीं तो जो तार जिस स्थिति के है वहां पर वो जल जाएंगे, गल जाएंगे, विद्युत फ्यूज उड़ जाएंगे। तो सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, तो ये सही है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज नहीं लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा, तो ये भी सही है। तो ये आप ये न्यूनतम वाली बात हटा दीजिए, बाकी सभी सही है मित्रों। 77वें का पहला। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो साथियों आप जानते हैं कि भारत में जो सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, साइक्लोन प्रॉन एरिया है, वो उड़ीसा का तट है, और फिर दूसरे नंबर पे पंजाब वो गुजरात का तट है, आंध्र प्रदेश का तट है। तो तट के निकट शहरों में आप देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई तट का शहर है यद्यपि, लेकिन वहां साइक्लोन्स नहीं आते उतना। पूरी यहाँ पर ये साथियों बेस्ट ऑप्शन है। पूरी जो है वो साइक्लोन प्रॉन एरिया है मित्रों। तो ये आपको सही कर लेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम वो साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र है, तो ये पॉइंट आप नोट नोट कर लेंगे। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। 79वां प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। गलत है। घूर्णन अक्ष तो आप जानते हैं 23.5 डिग्री वो झुका हुआ है। फिर पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा तल के सापेक्ष झुका हुआ है। ठीक, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, भी ये गलत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा तल के समानांतर है। तो साथियों एक कक्षा तल से 66 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वो पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि जो परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर, उस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और दूसरा कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री और कक्षा तल के सापेक्ष मित्रों वो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे जो है सर्दी, गर्मी, वर्षा जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी का जो है घूर्णन गति है साथियों, उस यानी जो रोटेशनल मोशन है उसके कारण पृथ्वी पर मित्रों दिन और रात होते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट है 79वें का दूसरा। अगला पॉइंट बढ़ते हैं। ये देखिए, दो स्तंभ हैं, ए और स्तंभ बी दिए गए हैं।
वृक्षवितान, कैनोपी, फिर डिकम्पोजर्स यानी अपघटक है, और ह्यूमस, ह्यूमस ठीक है, फिर शाही। अच्छा, ओके, तो इनको मिलान करना है साथियों। तो ये जो वृक्ष वितान है साथियों, ये तो बड़ा वृक्ष, जो बड़े वृक्षों को मित्रों हम लोग वृक्ष वितान कहते हैं। तो एक का तो चौथा वो हो जाएगा अपघटक, अपघटक या डिकम्पोजर्स। वो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब सूक्ष्म जीव अपघटक के रूप में भी होते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं जो भी, जो जो है वनस्पति या जीव है, उनको पुनः जो पांच तत्व है उनमें मिला देते हैं। तो अपघटक का काम ये है, बी का तीसरा विकल्प हो जाएगा। और ह्यूमस जो है, ह्यूमस उसे कहते हैं जो मृदा में पादप और जंतुओं के मृत ऊतक वो मिले होते हैं, उनको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं मित्रों। सी का पहला सही हो जाएगा। और शाही, शाही एक प्रकार का वो जंगली जंतु, जिसे आप लोग स्याही नहीं बोलते हो, वो एक्चुअली शाही है। तो उसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं, छोटा सा जीव है लेकिन वो खतरनाक है। अगर पैरों के बीच वो अपने पूरे कांटे फैला दिए तो समझो फाड़ देगा, पैर को फाड़ दे। तो वो क्या होते हैं, कांटे भी कोई साधारण नहीं, करीब पौन फीट, आधा फीट के होते हैं, बड़े निकूले होते हैं। तो शायद शाही एक सूक्ष्म जंगली जीव है। तो उसके आधार पे आप इसको देखिए कौन सा विकल्प चला जाएगा। वृक्ष वितान, बड़े वृक्षों की शाखाएं, ठीक है, वृक्ष वितान हो गया एक का चौथा, एक का चौथा, चौथा ये यहाँ पर बी का तीसरा सही है। सूक्ष्म इसमें सेट नहीं हो रहा साथियों। शाही तो एक सूक्ष्म जीव है जो डी का तीसरा सही हो जाएगा। और तीसरा विकल्प दूसरा दे रहा है इसमें। ह्यूमस तो साथियों पादप और जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं। और अपघटक को साथियों अपघटक सूक्ष्म जीव कर लीजिए। और हाँ, शाही दूसरा हो जाएगा, डी का दूसरा रहेगा, डी का दूसरा तो दिया है। ये चौथा विकल्प ही सेट हो रहा मित्रों। तो आप इसे फिलहाल चौथा विकल्प सेट कीजिए। ये चौथा विकल्प इसका मित्रों सही है। अगले उस पे हम लोग चलते हैं। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। तो साथियों आप फॉर्मेटिव असेसमेंट, आप जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि वो लगातार वो चलता रहता है और देखा जाता है कि बच्चा वो कितना समझ पा रहा। जबकि जो समेटिव होता है, यानी जो एक समय पर हो जाता है, तो वो वो जैसे सत्र परीक्षा ली जाती है वो समेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो वर्ष भर चलता है और उसमें बच्चे की हम वास्तविक प्रगति का मित्रों जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि वो कितना उसमें विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो रही है, वो कितना सीख पा रहा है। तो विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करता है। आप नोट कर लेंगे, उन्हें अवधारणाओं को गहराई से समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है और शिक्षकों को छात्रों की समझ में आने वाली कमियों को पहचानने और तुरंत सुधार करने का। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे अच्छा तो साथियों यही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। वो रचनात्मक आकलन, वो 81वें का दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 82वां है, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है।
तो शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये तो कोई बात नहीं है। फिर दूसरा, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, ये कोई टारगेट नहीं है। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए यही हो सकता है। फिर चौथा है शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन, ये नहीं। तो तीसरा विकल्प मित्रों ये एग्जैक्टली करेक्ट है। आप तीसरा विकल्प सही करिए। 83वां प्रश्न है साथियों। 83वां प्रश्न है कि एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो एक है शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। दो, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीक का प्रयोग करना। तीन, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। और चार, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो साथियों ये अवधारणाओं की समझ वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस से बिल्कुल वो बच्चा स्वयं करके सीख सकता है। तो ये साथियों सबसे बेहतर है। ये आप पॉइंट चौथा बिल्कुल नोट कर लेंगे, ये एग्जैक्ट सही है। जो प्रोजेक्ट विधि है जिसके जिसे जिसके आविष्कारक आप जानते हैं किलपैट्रिक महोदय हैं। यदि बच्चा प्रोजेक्ट मेथड से भी लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि शिक्षक का भी एक्टिविटीज में हिस्सा रहता है। तो ये आप चौथा सबसे उपयुक्त विकल्प है। चौथा आप सही करिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है 84वां, तो आप छोड़ दीजिए एनसीएफ 2005, तो क्योंकि एनसीएफ 2022 आ चुका है। और एनसीएफ 2022 में जो विज्ञान के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको हमने पहले ही आप तक लिखा रखा है, तो इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए, उसे याद रखिए, नहीं तो 2005 आपको डिस्टर्ब करेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? नहीं है ओपन माइंडनेस, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, कठिन कार्य। तो ये कठिन कार्य हार्ड वर्क का कोई औचित्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आपका ओपन माइंडनेस होना चाहिए, क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स। ये बस चौथा आप बता दीजिए। अब इसके बाद 86वां प्रश्न है मित्रों। 86वां प्रश्न है हरी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा है? तो एक, चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देना, प्रदर्शन। तो साथियों यहाँ पे गतिविधि आधारित, क्योंकि ये 6 के बच्चे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड अगर क्लास होगा तो घूर्णन को अच्छी तरीके से बच्चे समझ जाएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड जिसमें बच्चों को भी अवसर मिलेगा तो उससे वो आसानी से समझ जाएंगे साथियों। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? एक, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। फिर विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, ये सब सीमित उद्देश्य है साथियों। तीन है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों, ये एक व्यापक दृष्टिकोण है साथियों। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द लर्नर, ये ही लिया जाएगा साथियों। ये आप कभी भी संकीर्ण विकल्प नहीं चुनेंगे बल्कि व्यापक विकल्प चुनेंगे। विज्ञान के लिए भी सत्य है और सोशल साइंसेज के लिए भी यही उद्देश्य सत्य है। तो अगला पॉइंट है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन की बात कर रहा है।
तो इसमें क्या है, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन शामिल है। नहीं, अंतिम की बात नहीं, रचनात्मक तो शामिल रहता है। 2 अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा 9। फिर 3 है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। इसमें एवेल्युएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, ये चूंकि ऑलराउंड डेवलपमेंट का एवेल्युएट करता है सीसीई मित्रों, तो ये चौथा विकल्प मित्रों एग्जैक्टली वो सही है। 88वें का चौथा विकल्प वो साथियों एग्जैक्टली सही है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। तो समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, तो इसमें जो है भाई विजुअलाइजिंग द सिचुएशन, विजुअलाइजिंग द सिचुएशन वो साथियों बिल्कुल सही है। विजुअलाइजिंग द सिचुएशन वो एक स्थिति तो इसमें आती है। और फिर है समाधान का प्रयास करना। अच्छा, एनालाइज द प्रॉब्लम होता है और विजुअलाइज द सिचुएशन, फिर निष्कर्ष निकालना, समस्या समाधान और अवलोकन करना। तो यहाँ पे विजुअलाइजिंग चूंकि कल्पना के क्षेत्र में है, तो साथियों पहला विकल्प हटाना पड़ेगा। यहाँ विजुअलाइजिंग को न लेकर के ये जो कल्पना है, इमेजिनेशन वाली बात आ रही है, वही समाधान का प्रयास करना, तो वो तो समस्या समाधान का एक चरण है ही। और निष्कर्ष निकालना ये भी है। मेरे हिसाब से साथियों ये पहले कल्पना करना यद्यपि ये भी आता है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो चारों ही विकल्प सही हैं। फिलहाल जो थोड़ा सा कम है वो इसको आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद है which one of the following is a step of analogy strategy in science। एनोलॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस वो उसमें एक चरण के रूप में। तो इसमें क्या है, समानताओं का चित्रण, मूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना, उपयोग। तो एनोलॉजी स्ट्रेटजी में साथियों सबसे उपयुक्त विकल्प तीसरा सही होगा, वो इंटरलिंकिंग द कॉन्सेप्ट टू ईच अदर। तो साथियों आज ये हल संपन्न होता है। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये आज का हल कैसा लगा, और इसको और अधिक उपयोगी बनाने का मैंने प्रयास किया है। आप लोग अगर पॉइंट नोट किए होंगे तो आगे की परीक्षाओं में भी वो काफी उपयोगी साबित होंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।